हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। बेटा आज हम लोग मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जो चैप्टर है हमारा, जो हम लोग पढ़ रहे थे, उसका सबसे लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जिसे हम लोग HGPP कहते हैं। HGP कहते हैं। ये बेटा एक 13 साल का एक प्रोजेक्ट था जो 1990 में यूएस में स्टार्ट किया गया। बात सुन रहे हैं, 1990 में स्टार्ट किया गया और मकसद क्या था कि 2003 में इसे कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। इसे किसने स्पॉन्सर किया था? इसे स्पॉन्सर किया था यूएसए की ही कुछ एजेंसीज थी, उनके डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ जो उनका डिपार्टमेंट है, उन लोगों ने। इसके अलावा यूके का जो वेलकम इंस्टीट्यूट है उसने। उसके अलावा बेटा कुछ अदर कंट्रीज जैसे चाइना है, जर्मनी है, फ्रांस है, उन कंट्रीज ने भी इस प्रोजेक्ट में फंडिंग की थी, कंट्रीब्यूशन था। आखिर ये ऐसा क्या प्रोजेक्ट है जिसके लिए यूएस के अपने दो डिपार्टमेंट लगे थे, प्लस दुनिया के कई डिपार्टमेंट्स, कई बड़े बड़े कंट्रीज ने इसमें कंट्रीब्यूशन दिया, फंडिंग दिया। आखिर इसमें था क्या? बेटा नाम से समझ में आ रहा है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, है ना, या हम कह लीजिए ह्यूमन सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट था ये। यानी ह्यूमन का जो पूरा सीक्वेंस है ना, आपको ये बात पता है बेटा, हमारी बॉडी में 46 क्रोमोसोम है ना, और अगर हमें हर क्रोमोसोम का सीक्वेंस पता चल जाए तो हम बहुत सी डिजीज का क्योर हमारे पास आ सकता है, बहुत सी डिजीज का इलाज निकाला जा सकता है। बात समझ में सॉरी, यानी वो मेडिकल पर्पस से बहुत ज्यादा यूजफुल हो सकता है। कहने का मतलब ये था कि इसका मेन मकसद था क्या था। मान लीजिए बेटा मान लीजिए ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, मान लीजिए ये क्रोमोसोम नंबर 1 है। मकसद हमारा ये था कि जो हमारा क्रोमोसोम नंबर 1 है उसमें जो डीएनए है उस पे सीक्वेंस कैसे है। सीक्वेंस का मतलब भाई AGTAGCCA, भाई यही तो सीक्वेंस होता है। तो आखिर किस हिसाब से सीक्वेंस में लगा हुआ है, और ये जो सीक्वेंस में है तो कौन सा, क्योंकि आपको पता है कि जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है उसी से जीन बनता है। बात समझ में आ रही? उसी से जीन बनता है। तो कौन सा जीन पहले है, कौन सा जीन बाद में है, किस जीन की क्या पोजीशन है, क्रोमोसोम नंबर 1 पे है या क्रोमोसोम नंबर 10 पे है, किस जीन का क्या लोकस है, इन्हीं को पता करने के मकसद से यह प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, जिसे हम लोग ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कहते हैं। बात समझ में बेटा? कुछ मैंने आपको क्या बताया कि इसमें क्या था, हमें ह्यूमन का सीक्वेंसिंग, मेन हमारा टारगेट था ह्यूमन। उसके अलावा हमने और भी कुछ टारगेट्स को अचीव किए, लेकिन मेन हमारा टारगेट था कि जो ह्यूमन का जो जीनोम है, जो क्रोमोसोम है, 46 क्रोमोसोम है, उनकी हम सीक्वेंसिंग करते हैं। सबसे पहले हम उठाए क्रोमोसोम नंबर 1 को और उसके सारे सीक्वेंस को हम स्टडी कर लें कि पहले ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है। और उसके बाद क्या करें, जब हम पूरी स्टडी कर लें उसके बाद हम ये बताएं कि अच्छा सबसे पहले क्या है। सबसे पहले जो जीन, मान लो मैं कहूं जीन ए है ना, मान लीजिए जीन ए है, उसके बाद कौन सा जीन है, उसके बाद जीन बी है। इसके इस तरीके से इसे एनोटेशन कहते हैं, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो ये करना था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में। बात समझ में? ये मेन मकसद था हमारा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पे। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बेटा कब स्टार्ट हुआ था? 1990 में, और एंड कब हुआ? 2003 में। मेन किसने स्टार्ट किया? डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ पे। अच्छा, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जब स्टार्ट हुआ बेटा, तो उसके डायरेक्टर थे उस वक्त, प्रेसिडेंट डायरेक्टर थे वो वॉटसन थे। 1993 तक डायरेक्टर रहे वॉटसन वही जो वॉटसन एंड क्रिक वाले जिन्होंने डीएनए का स्ट्रक्चर दिया था, वो शुरू में इस प्रोजेक्ट के प्रेसिडेंट थे। ठीक है। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का मेन मकसद क्या था? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इज यूज्ड टू डिटरमाइन कंप्लीट डीएनए सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन क्रोमोसोम so that we can solve, बहुत इंपॉर्टेंट है, we can solve many medical, agricultural and evolutionary problem. We can solve many medical, agricultural and evolutionary problems को अगर हमें ह्यूमन का, मतलब मेन अभी हम क्योंकि ह्यूमन की ही बात कर रहे हैं, मेन अगर हमें ह्यूमन का सीक्वेंस पता चल जाए
तो बहुत सी बीमारियों का क्योर हो सकता है, बहुत सी बीमारियों का इलाज मिल सकता है अगर हम, है ना। लेकिन ये जो ह्यूमन जो ठीक है, ये तो एक अजम्पशन था कि अगर ये हो जाए तो बहुत अच्छी बात होगी, इसके बहुत से इस प्रोजेक्ट के बहुत फायदे हैं। लेकिन ये प्रोजेक्ट बहुत ही महंगा प्रोजेक्ट है, इसीलिए इस जीपी प्रोजेक्ट को हम लोग मेगा प्रोजेक्ट कहते हैं, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट। क्यों? पहला चीज, ये प्रोजेक्ट बहुत खर्चीला है, बहुत इसमें पैसा चाहिए। क्यों? आपको ये बात पता है बेटा कि ह्यूमन में 3 × 10⁹ बेस पेयर होते हैं, और सिर्फ एक बेस पेयर को पता करने में, $3 का खर्चा आ रहा है। एक बेस पेयर को पता करने में बेटा $3 का खर्चा आता है। यानी अगर आप इसको पूरा कैलकुलेट करिए तो लगभग $9 बिलियन का खर्चा आएगा। ठीक है, इसीलिए जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि इसमें यूएस ने खुद भी कंट्रीब्यूट किया था, उसके अलावा यूके ने, फिर और दूसरे चाइना, फ्रांस और जर्मनी और दूसरे कंट्रीज ने भी इसमें कंट्रीब्यूशन था। बस हमने नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज थी, नेक्स्ट एक तो पहला खर्चा था। दूसरा प्रॉब्लम क्या थी? दूसरी प्रॉब्लम ये थी बेटा कि जो इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी ना, उस इंफॉर्मेशन को हम रखेंगे कहां? ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन कोई छोटी मोटी इंफॉर्मेशन नहीं है कि आपने किताब में उसको दर्ज कर लिया। ये एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है, बहुत बड़ा डेटा आपको मिलने वाला है। तो एक बड़ा मसला ये था कि इतने बड़े डेटा को हम रखेंगे कहां। अब उसको समझते हैं कि अगर इतना इसमें इस प्रोजेक्ट से डेटा हमें मिलने वाला था कि अगर हमें 3300 किताबों में डेटा लिखा जाए तब भी कम पड़ जाएगी। 3300 बुक्स, अगर बेटा 3300 बुक्स में भी किताबें ये जो डेटा यहां से मिलेगा उसको लिखा जाए, है ना, तब भी ये किताब कम पड़ जाएगी। और मैंने कहीं एक जहां नेट पे इस प्रोजेक्ट की खासियत में पढ़ा था, यानी इतनी किताबें अगर स्टैक में रखी जाए इस तरीके से एक के ऊपर करके, तो 4-5 फ्लोर की जो बिल्डिंग होती है उससे ज्यादा की इंफॉर्मेशन हो जाएगी। जो डेटा मिलेगा वो इतना ज्यादा होगा। तो ये एक बहुत बड़ा मसला था कि जो डेटा मिलेगा उसे हम डेटा रखेंगे कहां पे, है ना। जो ह्यूमन सीक्वेंस से जो डेटा मिलेगा उसे हम रखेंगे कहां पे, ये एक बहुत बड़ा मसला था। और थर्ड ये था, इस डेटा को, जो डेटा आपको अगर मिल रहा है, सबसे पहली चीज उसको आप स्टोर कैसे करेंगे, उसकी आप एनालिसिस कैसे करेंगे, है ना, उसकी आप एनालिसिस करोगे। और इन दोनों चीज के लिए हमें हाई कंप्यूटेशनल डिवाइसेस चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, बहुत हाई स्पीड का, है ना, बहुत हाई क्वालिटी का हमें कंप्यूटेशनल डिवाइसेस चाहिए, जो कि उस वक्त नहीं थे। बाद में फिर डेवलपमेंट हुआ उसका, बाद में चीजें डेवलप हुई, लेकिन जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था उस वक्त ये बड़ा मसला था। देखिए मैंने लिख रखा है थर्ड पॉइंट, यूज ऑफ हाई स्पीड कंप्यूटेशनल डिवाइसेस फॉर डेटा स्टोरेज एंड एनालिसिस। बात समझ में आई कि इतना ज्यादा जो डेटा मिल रहा है उसे हम स्टोर कहां करेंगे, ये एक बहुत बड़ा मसला था। उसे स्टोर कहां करेंगे, उस डेटा की एनालिसिस कैसे करेंगे, उस डेटा को एक जगह से दूसरी जगह कैसे भेजेंगे, ये सारे मसले थे। बाद में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हुई, खुद कंप्यूटर में नई नई इजादात हुई, नए नए तरह के कंप्यूटर्स डेवलप हुए, हैवी स्टोर करने वाले, डेटा स्टोर करने वाले कंप्यूटर आए। उसके बाद जब इंटरनेट डेवलप हुआ तब ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं हमारी सॉल्व हुई। लेकिन उस वक्त जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था तब ये प्रॉब्लम सारी थी। नेक्स्ट बेटा देखिए, मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि मेन हमारा इस प्रोजेक्ट से मेन मकसद हमारा था कि हम ह्यूमन का जो जीनोम है, ह्यूमन का जो डीएनए है, उसको पूरा तरीके से सीक्वेंस करें। मेन तो हमारे ह्यूमन मेन मकसद था, लेकिन यह भी था कि ह्यूमन के साथ साथ कुछ नॉन ह्यूमन मॉडल जो होते हैं, जो जिन पे हम रिसर्च का काम ज्यादा करते हैं। जैसे आपको पता है जेनेटिक्स का सबसे ज्यादा रिसर्च का जो काम किया गया है वो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर यानी फ्रूट फ्लाई पे किया गया है। इसी तरीके से ईस्ट पे बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट किया जाता है, बैक्टीरिया पे भी बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट किया जाता है। तो हमारा ये मकसद था कि यार ठीक है, ह्यूमन का तो हमें मिले, ह्यूमन का सीक्वेंस हमें मिल जाए,
लेकिन अगर ह्यूमन के साथ साथ अगर हमें ह्यूमन के साथ साथ कुछ नॉन ह्यूमन मॉडल जिनका हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिन पे हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, अगर उनका भी हम सीक्वेंसिंग कर लें उनके डीएनए की, तो रिसर्च हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है, तो मेनी नॉन ह्यूमन मॉडल सच एज बैक्टीरिया है, ईस्ट है, सिनोरहैप्टाइटिस एलिगेंस है, ये एक तरह का निमैटोड होता है, फ्री लिविंग नॉन पैथोजेनिक निमैटोड होता है। ड्रोसोफिला मिलाइनोगैस्टर बेटा हम लोग जेनेटिक्स में पढ़ चुके हैं, जिसे फ्रूट फ्लाई कहते हैं। अरेबिडोप्सिस, राइस, ये दो प्लांट्स हैं जिनकी भी हमने सीक्वेंस किया। बात समझ में बेटा? तो सबसे पहले वो प्रोकैरियोट जिसकी सबसे पहले सीक्वेंसिंग कंप्लीट हुई थी, वो एक बैक्टीरिया था, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। तो वो सबसे पहला प्रोकैरियोट था जिसका सबसे पहले सीक्वेंसिंग हुई थी। ठीक है, सॉरी। अच्छा, अब देखिए बेटा हुआ क्या कि इसी यानी ये जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की वजह से, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में अगर पैसे के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखी जाए तो वो टेक्निकल प्रॉब्लम थी, है ना, हाई स्पीड कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम थी, डेटा स्टोरेज और उसकी रिट्रीव और उसकी एनालिसिस की प्रॉब्लम थी। उसकी वजह से क्या हुआ, एक साइंस में एक नई ब्रांच डेवलप हुई जिसे बायो इन्फॉर्मेटिक्स कहते हैं। आपको ये बात पता है कि जो भी कोई डेवलपमेंट होता है या कोई नई रिसर्च जो होती है वो कब होती है? जब उसकी नीड होती है, जब जरूरत होती है, तब लोग उस पर वर्क करना स्टार्ट करते हैं और एक नई चीज डेवलप होती है। जिंदगी दुनिया में हमेशा जो है रिसर्च, जो नई चीज डेवलप हुई है, वो जब नीड आई है, जब किसी चीज की जरूरत हुई है, तब वो डेवलप हुई है। पेनिसिलिन का डेवलपमेंट कब हुआ है? वर्ल्ड वॉर के बाद, है ना। वर्ल्ड वॉर में बहुत ज्यादा जरूरत थी और उसकी वजह से इस पे वर्क हुआ और पेनिसिलिन यानी एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी हुई। तो इसी तरीके से बायोइन्फॉर्मेटिक्स एक नई ब्रांच डेवलप हुई, है ना, और ये ब्रांच का जो डेवलपमेंट था वो मेन मकसद क्या था? डेटा को स्टोर करना, रिट्रीव, एनोटेशन, एनालिसिस, ये सारे इसके मकसद थे। तो इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच इज डेवलप टू स्टोर, एनालिसिस एंड रिट्रीव द डेटा इंफॉर्मेशन। ठीक है, रिट्रीव द डेटा इंफॉर्मेशन, इस ब्रांच को हम लोग, इस साइंस की ब्रांच को बायो इंफॉर्मेटिक्स कहते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट, अब हमारा सबसे पहली चीज है कि गोल क्या है एचजीपी का। एचजीपी का मेन गोल क्या है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का? तो सबसे पहला गोल यह है कि ह्यूमन में जितने भी जीन होते हैं, ह्यूमन में जितने भी बेटा जीन होते हैं, सबसे पहले उन जीन को आइडेंटिफाई किया जाए। एक तो यह मकसद था, है ना भाई। जीन तो तभी आइडेंटिफाई कर पाएंगे जब आपके पास सीक्वेंस होगा। बात समझ में? तो सबसे पहला क्या था कि जीन को आइडेंटिफाई किया जाए। पहले यह माना जाता था कि लगभग 20 से 25 हजार जीन्स होते हैं, लेकिन बाद में जाके ये क्लियर हुआ कि नहीं, लगभग 30,000 जीन होते हैं। जो क्लियर बात है अभी के लिए हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो ये है इस प्रोजेक्ट के जरिए से कि 30,000 जीन्स होते हैं। तो पहले यह था कि जीन्स को पता करना, दूसरा यह था कि ह्यूमन में जो 3 × 10⁹ बेस पेयर होता है ना, उसकी सीक्वेंस पता करना ह्यूमन में। तीसरा मकसद था कि जो इंफॉर्मेशन मिले उसे डेटाबेसेस, डेटा हाउस होते हैं, है ना, डेटा हाउस जो होते हैं, डेटाबेस जो होते हैं, उनमें स्टोर करना। ठीक है, तीसरा, इंप्रूव द टूल फॉर डेटा एनालिसिस, यानी इस तरह के टूल्स को हम लोग डेवलप करें या उसे और ज्यादा बेहतर बनाएं जिसके जरिए से हम डेटा की एनालिसिस कर सके, डेटा को समझ सके। बात समझ में आई बेटा? डेटा को समझ सके। मैं आपको बताऊं, आज हमारे पास इस तरह के सॉफ्टवेयर और इस तरह की इंफॉर्मेशन मौजूद है कि हम अगर, जैसे मान लो, मैंने इससे पहले बेटा आप लोगों को पढ़ाया था लैक्जेट जीन, ये एक जीन होता है ना, ये एक जीन है। अगर आपको ये पता करना हो कि ये जो लैक्जेट जीन है, बात समझो तुम लोग, मैं एक समझो एक तरह से बायोइन्फॉर्मेटिक्स का या एचजीपी का एक एप्लीकेशन पढ़ा रहा हूं तुम्हें। अगर तुम्हें यह पता करना हो कि लैक्जेट जीन किस क्रोमोसोम पे पाया जाता है और उसका सीक्वेंस क्या है, तुम सिंपली जाके गूगल में लिखो लैक्जेट जीन, इसका सीक्वेंस क्या है। ये सारे इस तरह के डेटाबेस आपके सामने ओपन हो जाएंगे, डेटाबेस की साइट्स आपके सामने ओपन हो जाएगी। आप उसे क्लिक करिए, वहां पर आपको दिखा देगा कि ये जो जीन है, ये जीन जो है इसका सीक्वेंस क्या है, ये किस क्रोमोसोम पे है, ये जो जीन है इसमें म्यूटेशन अगर हो जाए तो क्या होता है,
अलग अलग जो साइंटिस्टों ने जो इस जीन पे काम किया है सबके रिसर्च पेपर भी आपके सामने आ जाएंगे। तो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपके सामने, अगर आप लैगजेट सिर्फ लिखेंगे सारी इंफॉर्मेशन लैगजेट से रिलेटेड आ जाएगी। वो क्यों हुआ? वो इसी बायो इन्फॉर्मेटिक्स जो ब्रांच डेवलप हुई ना बेटा, उसी के डेवलपमेंट की वजह से ये सारी चीजें पॉसिबल हुई। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा मकसद क्या था कि ऐसे हम टूल्स को डेवलप करें जिसकी वजह से डेटा एनालिसिस और ज्यादा बेहतर हो सके, बहुत ज्यादा क्लियर हो सके। नेक्स्ट, अब ये जो इंफॉर्मेशन जो हमारे पास है, यानी जो इंफॉर्मेशन एचजीपी के सेंटर के पास थी, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है, यानी जो डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के पास जो इंफॉर्मेशन थी, क्या ये इंफॉर्मेशन उन्हीं के पास रहेगी? अगर ये इंफॉर्मेशन उन्हीं के पास रहेगी तो और दूसरे लोग तो उससे फायदा नहीं उठा पाएंगे। बात समझ में आई? जैसे आज अगर मैं इंडिया में बैठ के, दिल्ली में बैठ के चाहूं कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में जो सीक्वेंसेस है अगर मैं उसे देखना चाहूं, मैं अपने घर पे बैठ के आराम से देख सकता हूं। ये क्यों पॉसिबल हुआ? क्योंकि उन्होंने जिन लोगों ने इस सीक्वेंस बताया था, समझा था, पूरा बनाया था, इसे दूसरे सेक्टर्स के लिए, जैसे दूसरे सेक्टर्स है, जैसे इंडस्ट्रीज है, रिसर्च इंडस्ट्रीज है, या दूसरी यूनिवर्सिटीज हैं, रिसर्च यूनिवर्सिटीज हैं, उनके लिए भी क्या किया, उसे आसान कर दिया कि कोई भी इंफॉर्मेशन देख सकता है और कोई भी इस इंफॉर्मेशन की मदद से रिसर्च कर सकता है। तो ये था ट्रांसफर टू टेक्निक टू अदर सेक्टर्स लाइक इंडस्ट्रीज। एक इंपॉर्टेंट ये चीज थी कि इसके साथ साथ ये देखें कि टू एड्रेस द इथिकल, लीगल एंड सोशल इश्यूज दैट में अराइज फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें सीक्वेंस पता चल गया है ना, और सीक्वेंस पता चलने का मतलब ये है कि ऐसे मैं तुम्हें समझाऊं कि जो जिन है वो बोतल से बाहर आ गया। ये बहुत इस पे जब ये सीक्वेंस प्रोजेक्ट बेटा स्टार्ट हुआ था, ये बहुत बहस हुई थी, इस बार पे काफी डिस्कशन था कि ये करना सही है या नहीं सही है। ये जो प्रोजेक्ट जो सीक्वेंसिंग हम कर रहे हैं ये सही है या नहीं सही है। तो इसमें एक बहुत बड़ी दिक्कत थी कि जब एक सीक्वेंस हमें पता चल जाएगा तो उस सीक्वेंस को हम म्यूटेट करके नई नई तरह की चीजें डेवलप कर सकते हैं जो सोशली जो होती है वो गलत भी हो सकती है और सही भी हो सकती है। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना भी एचजीपी का एक गोल था, जो कि इथिकल, लीगल और सोशल इश्यूज से रिलेटेड थी। क्योंकि आपको मैं बता दूं बेटा, इस वक्त जो है पूरी दुनिया में जेनेटिक इंजीनियरिंग पे बहुत वर्क हो रहा है। जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, इस पे बहुत ज्यादा वर्क हो रहा है। तो ऐसा तो नहीं है कि इस सीक्वेंस के जरिए से हम उसमें म्यूटेशन करा के कोई नई तरह की चीज डेवलप करें। ये इस तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं, इस तरह की कोई चीज हो सकती है। तो इन सारी चीजों को भी एड्रेस करना एचजीपी का मेन मकसद था। ठीक है, तो ये हो गया गोल। अब नेक्स्ट है बेटा फीचर्स, क्या क्या चीजें हमें मिली एचजीपी के जरिए से। तो पहले हमें ये पता चला कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के जरिए से कि ह्यूमन जीनोम में 31,647.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेस है, पहली चीज। दूसरी चीज हमें यह बात पता चली कि जो जीन है भाई जीन क्या है, जीन न्यूक्लियोटाइड से बना है। जीन तो न्यूक्लियोटाइड से ही बना है ना भाई, न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस से जीन बना है। अब कुछ जीन ऐसे होते हैं जिनकी सीक्वेंस की जिनका न्यूक्लियोटाइड कम है, कुछ का बहुत ज्यादा हो सकता है। मान लीजिए ये एक डीएनए है, उसका एक ये जीन है, हो सकता है बेटा ये एक जीन है ना, ये एक जीन है और उसमें कितने न्यूक्लियोटाइड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मान लो ये एक जीन है ए, इसमें 10 न्यूक्लियोटाइड है ना, 10 न्यूक्लियोटाइड है। मान लो एक दूसरा जीन है यहां पर, उसमें 4 ही है, ये एक दूसरा जीन है 4 है। तो जीन जो है उसकी साइज यानी उसके न्यूक्लियोटाइड का जो साइज है वो वेरी कर सकता है। ठीक है, बट ऑन एवरेज जो जीन है उसमें 3000 बेसेस होते हैं। ठीक है, अब जैसे बेटा जो सबसे स्मॉलेस्ट जीन है जो टीडीएफ जीन होता है उसमें सिर्फ 14 बेस पेयर होते हैं। लेकिन जो लार्जेस्ट जीन है, जो ड्यूकेनी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का जो जीन होता है, उसमें
2400 into 10³ बेस पेयर होते हैं। इतना ज्यादा, सबसे बड़ा जीन ये है ना, जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का जो जीन होता है, और जो टीडीएफ का जीन जो है वो सिर्फ और सिर्फ 14 बेस पेयर का होता है। तो आपने देखा कि जीन की जो साइज होती है वो वैरी कर सकती है, लेकिन ऑन एवरेज हम ये मानते हैं कि 3000 बेस पेयर के जीन होते हैं ऑन एवरेज। नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ जीन इज 30,000। ये क्वेश्चन बेटा आया हुआ है मेडिकल में। जो टोटल अमाउंट है, जो हम एस्टिमेट करते थे कि शायद 20,000 के आसपास है, लेकिन वो जब क्लियर हुआ तो ये हुआ कि भाई 30,000 जीन्स होते हैं। अच्छा, अब ये जो 30,000 जीन्स हैं, उनके अभी आधे से ज्यादा ऐसे फंक्शंस हैं जिनको हमें पता ही नहीं है। ठीक है, आधे से ज्यादा फंक्शंस हमें है वे क्लियर नहीं है। फंक्शन ऑफ मोर देन हाफ ऑफ द जीन आर येट टू बी डिस्कवर्ड, जिसके बारे में हमें बहुत ज्यादा कुछ क्लियर नहीं है। A lot of sequence is repeat, क्योंकि इससे पहले हम आप लोग पढ़ा चुके हैं रिपीटेटिव डीएनए। बहुत से सीक्वेंस ऐसे होते हैं जो रिपीट करते हैं। रिपीट करने का क्या मतलब है? देखो, ये सीक्वेंस रिपीट कर रहा है ना, ये इसी की बात कर रहा है कि बहुत से सीक्वेंस ऐसे होते हैं जो रिपीट होते हैं। मैंने बेटा आप लोगों को डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में पढ़ाया था, उसे ही हम लोग रिपीटेटिव डीएनए कहते हैं, और जो हाईली रिपीटेटिव डीएनए होते हैं उसे हम लोग सेटेलाइट डीएनए कहते हैं। ठीक है, तो लॉट ऑफ सीक्वेंसेस रिपीट, ये 2 बार लिख गया। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखते हैं। ओनली जो पूरा जो जीनोम हमें मिला है ना, पूरा जो जीनोम मिला है उसमें से बेटा सिर्फ 2% ऐसे होते हैं जो प्रोटीन बनाते हैं। क्यों ऐसा होता है? देखो, मैंने तुम लोग को पढ़ा दिया है बेटा कि डीएनए में दोनों तरह के सीक्वेंस होते हैं। कोडिंग भी होते हैं, कोडिंग मतलब जो प्रोटीन बनाएगा, और नॉन कोडिंग भी होते हैं जिसे हम लोग इंट्रॉन कहते हैं। तो इस प्रोजेक्ट के जरिए से पता ये चला कि सिर्फ 2% सीक्वेंस ही क्या होते हैं, सिर्फ प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज और इंपॉर्टेंट कि कुछ क्रोमोसोम ऐसे होते हैं, एक तो पहले मैंने क्या बताया कि जीन की साइज अलग अलग होती है। अब दूसरी बात यह है कि कुछ क्रोमोसोम ऐसे होते हैं जिसपे नंबर ऑफ जीन ज्यादा हो सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, मान लो बेटा मैं क्रोमोसोम नंबर 1 की बात कर रहा हूं, और ये क्रोमोसोम नंबर Y की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो क्रोमोसोम नंबर 1 पे अगर आप देखेंगे तो लगभग 3000 जीन हो सकता है। एक जीन, 2, तीसरा, चौथा, पांचवा, है ना, इस तरीके से। लेकिन क्रोमोसोम नंबर Y पे सबसे कम जीन पाया जाता है, 231 जीन। क्रोमोसोम नंबर Y पे बेटा सबसे कम जीन होता है, सिर्फ 231 जीन होता है। ठीक है, अच्छा उसके अलावा क्या, ह्यूमन में लगभग 1.4 मिलियन यानी लगभग 14 लाख पोजीशन ऐसी होती हैं जो SNPs होती हैं, यानी सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म होता है। सिर्फ एक जगह पे फर्क होता है ना, सिर्फ एक जगह पे लगभग नियरली 1.4 मिलियन पोजीशन इन ह्यूमन इज SNP यानी सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म होता है, सिर्फ एक जगह इसमें डिफरेंस आता है। ठीक है बेटा, अब मेथोडोलॉजीज ऑफ HGP। आखिर HGP यानी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की हम पूरी सीक्वेंसिंग कैसे करते हैं? इसके 2 तरीके हैं। एक है EST यानी एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग है, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ जो कोडिंग रीजन होता है उसकी सीक्वेंसिंग करते हैं। लेकिन जो दूसरा है सीक्वेंस एनोटेशन, 2 तरीका हो गया ना। एक तो हो गया एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग है, जिसमें हम कोडिंग और जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ कोडिंग रीजन को ही सीक्वेंस करते हैं। ये वाला क्वेश्चन बेटा मेडिकल में आई थिंक 2018 में पूछा था शायद, ये वाला। और जो सीक्वेंस एनोटेशन है ना, सीक्वेंस एनोटेशन, इसमें क्या है कि हम पूरे डीएनए की ही सीक्वेंसिंग करते हैं, चाहे वो कोडिंग रीजन हो और चाहे वो नॉन कोडिंग रीजन हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं होता। जो भी डीएनए है उसकी हम सीक्वेंस बनाएंगे। ठीक है, सीक्वेंस हम बनाएंगे। नेक्स्ट, अब ह्यूमन डीएनए सीक्वेंसिंग की कैसे जाती है उसको हम लोग पढ़ लेते हैं, यानी मेथोडोलॉजी हम लोग पढ़ते हैं कि ह्यूमन डीएनए सीक्वेंसिंग कैसे की जाती है। तो सबसे पहले बेटा हम क्या करते हैं कि हम
जिस भी मतलब मान लीजिए ह्यूमन का अगर आपको सीक्वेंस करना है तो सबसे पहले आप ह्यूमन की सेल लेंगे और उसमें से डीएनए निकाल लेंगे। निकाल लिया आपने क्या किया, ये सेल लिया और इस सेल में डीएनए है ना, डीएनए है, आपने निकाल लिया बाहर। उसके बाद आप क्या करेंगे बेटा, इस पे रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम डालेंगे ताकि आपका जो डीएनए है वो स्मॉलर फ्रैगमेंट्स में टूट जाए। ठीक है, स्मॉलर फ्रैगमेंट्स में टूट जाए। अब आप मुझसे कहेंगे कि सर ये बताइए आप क्यों तोड़ रहे हैं, आपने ये डीएनए निकाल लिया, मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि आपने क्रोमोसोम नंबर 1 बाहर निकाल लिया, क्रोमोसोम नंबर 1 है, तो क्रोमोसोम नंबर 1 का ब्रेकडाउन आप क्यों कर रहे हैं, डायरेक्ट आप क्रोमोसोम नंबर 1 को पूरा सीक्वेंस कर दीजिए। असल में बेटा हम इसलिए इसका ब्रेकडाउन करते हैं रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम के जरिए से क्योंकि कोई भी जो क्रोमोसोम या मतलब उसके अंदर जो डीएनए होता है उसकी लेंथ बहुत ज्यादा होती है और टेक्निकली हम उतने बड़े लेंथ के डीएनए की सीक्वेंस करना अभी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। फिर से सुन लो, हम क्या करेंगे, पहले सेल लेंगे, जिसको हमें सेल लेंगे, सेल से डीएनए निकालेंगे, डीएनए का ब्रेकडाउन कर देंगे बाय रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, उस डीएनए हमारा स्मॉल फ्रैगमेंट्स में डिवाइड हो जाएगा। बात समझ में आई? बोलो बेटा, यहां तक बात समझ में आ गई? तो एक सवाल यह पैदा होता है कि आखिर क्यों हम डीएनए को फ्रैगमेंट्स में ब्रेक डाउन करते हैं, डीएनए को हम ब्रेक क्यों करते हैं फ्रैगमेंट्स में? तो उसका रीजन यह है, डीएनए को हम इसलिए फ्रैगमेंट्स में ब्रेक करते हैं क्योंकि डीएनए की साइज बहुत बड़ी होती है और टेक्निकली हम उतनी बड़ी साइज को हम सीक्वेंस नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम इसे छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में ब्रेक कर देंगे। अब ये वाले छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स हो गए, एक फ्रैगमेंट ये मान लीजिए, एक फ्रैगमेंट ये बेटा, एक फ्रैगमेंट ये। अब हम क्या करेंगे, पहले इसकी सीक्वेंसिंग कर लेंगे, फिर क्या करेंगे बेटा, इसकी सीक्वेंसिंग कर लेंगे, उसके बाद इसकी सीक्वेंसिंग कर लेंगे, फिर सबको जोड़ देंगे, हमें पूरे डीएनए का सीक्वेंस पता चल जाएगा। बोलो, बात समझ में आई? अच्छा, तो पहले हमने क्या किया, डीएनए फ्रॉम द सेल इज आइसोलेटेड एंड ब्रोकन इनटू स्मॉलर फ्रैगमेंट्स। हमने सेल लिया और उसे स्मॉल फ्रैगमेंट्स में ब्रेक कर दिया। दूसरा, द फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए आर क्लोन इनटू सूटेबल होस्ट यूजिंग वेक्टर। हमने क्या किया, सबसे पहले सेल डीएनए निकाला, उसे फ्रैगमेंट्स में तोड़ दिया। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम उसकी क्लोनिंग करा देंगे। क्लोनिंग मतलब उसकी मल्टीपल कॉपी बना देंगे और मल्टीपल कॉपी बनाने के लिए जो वेक्टर हमें चाहिए यहां पर, और जो वेक्टर चाहिए यानी जिसके अंदर हम ये क्लोनिंग करेंगे, वो वेक्टर कौन सा होगा? दो वेक्टर हो सकते हैं। वो बेटा ईस्ट का हो सकता है प्लाज्मिड और बैक्टीरिया का प्लाज्मिड होगा। तो क्या हुआ, तो हम इसके लिए दो कॉमन होस्ट लेंगे। कॉमन होस्ट क्या क्या है बेटा? बैक्टीरिया है और ईस्ट है। और कॉमन वेक्टर क्या है? उसमें दो हमने प्लाज्मिड लिया है, बैक्टीरिया का और ईस्ट का। तो एक है बीएसी और एक है वाईएसी, है ना, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ठीक है, ये बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम मान लीजिए बेटा, मैं कह रहा हूं ये आपका ये बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है। तो हम क्या करेंगे, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम में ये क्या है? ये मेरा डीएनए है, ये वो डीएनए है जिसको मुझे सीक्वेंस करना है। मैं इस डीएनए को बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम में इंसर्ट कर दूंगा ताकि इसकी मल्टीपल कॉपी बन जाए। क्योंकि आपको पता है कि अब क्या करेगा, ये डिवाइड करेगा, ये भाई ये बीएससी है ना, मान लीजिए ये बीएससी या वाईएससी है। अब ये मल्टीप्लाई करेगा, डिवाइड करेगा। जैसे जैसे ये मल्टीप्लाई करेगा तो उसके साथ साथ ये जो जिस डीएनए को मुझे सीक्वेंस करना है वो भी मल्टीप्लाई होगा। तो हमें क्या होगा, कुछ देर के बाद क्या होगा बेटा, मल्टीपल कॉपीज हमें मिल जाएंगी। ठीक है, अब जब मल्टीपल कॉपीज हमें मिल जाएंगी छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स की, अब उनकी हम सीक्वेंसिंग स्टार्ट करेंगे बाय सैंगर सीक्वेंसिंग मेथड। सैंगर सीक्वेंसिंग मेथड से हम उसी सीक्वेंसिंग स्टार्ट करेंगे। अब आप कहेंगे सर ये सैंगर सीक्वेंसिंग मेथड क्या होता है? बेटा आपके एनसीईआरटी में बहुत डिटेल में नहीं दिया हुआ है, बहुत मतलब सिर्फ नाम मेंशन किया, मैं थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन कर दूंगा थोड़ा सा। तो मैंने आपसे क्या कहा कि सैंगर सीक्वेंसिंग मेथड के जरिए से क्या होगा, डीएनए फ्रैगमेंट्स जो है वो डीएनए फ्रैगमेंट्स की हम सीक्वेंसिंग करेंगे। ये सैंगर, फ्रेडरिक सैंगर ने ये मेथड दिया था, थोड़ा सा हम लोग इसको पढ़ लेते हैं।
इसे हम लोग सैंगर सीक्वेंसिंग मेथड कहते हैं या चेन टर्मिनेशन मेथड कहते हैं या डाई डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड मेथड कहते हैं। इस सीक्वेंस के करने को तरीके को हम लोग ये सबसे पहले फ्रेडरिक सैंगर ने दिया था। देखो बेटा, इसमें इस मेथड में हम डाई डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड का इस्तेमाल करते हैं। डाई डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड क्या होता है? सबसे पहले हम लोग डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड इस्तेमाल क्या होता है ये देख लेते हैं। बेटा, हम लोग पढ़ चुके हैं इस चैप्टर के शुरू में ही और 11th में ही ठीक है। बोलो, ये होता है आपका डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। ठीक है बेटा, ये डीएनटीपीज होते हैं, सॉरी, ठीक है, डीएनटीपी होते हैं। अब डीएनटीपी जाहिर सी बात है डीएटीपी भी हो सकता है, डीसीटीपी भी हो सकता है, डीजीटीपी भी हो सकता है और डीटीटीपी भी हो सकता है। बोलो, सही कह रहा हूं? जैसा नाइट्रोजन बेस लगाते चले जाएंगे वैसे चेंज होता चला जाएगा। ये क्या है? ये डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड है। लेकिन यहां पर मतलब इस मेथड में सैंगर ने इसको इस्तेमाल नहीं किया था, बल्कि उसने डाई डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड का इस्तेमाल किया था। डाई डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड क्या होता है देख लो। देखिए, ये है बेटा डाई डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड, यानी कार्बन नंबर 3 में भी सिर्फ हाइड्रोजन हो। ये बेटा डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड क्यों कहलाता है? क्योंकि जो कार्बन नंबर 2 है उसमें सिर्फ हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन नहीं है, इसीलिए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड होता है। लेकिन जब ऐसी कंडीशन हो कि 3rd वाले क्रोमोसोम पे भी थर्ड वाला कार्बन है वहां पर भी ऑक्सीजन ना हो, सिर्फ हाइड्रोजन हो, तो उसको हम लोग कहते हैं डाई डीऑक्सी। डाई मतलब आप ये भी इसको कह सकते हैं 2,3 डाई डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड, वो ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि 2 पे भी, कार्बन नंबर 2 पे और कार्बन नंबर 3 पे, दोनों पे क्या है? ऑक्सीजन नहीं है। 2,3 डाई डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड, जिसे हम लोग डीडीएनटीपीज कहते हैं। और ये बेटा डीडीएनटीपीज यानी डीडीएटीपी हो जाएगा, डीडीटीसीटीपी, डीडीजीटीपी, डीडीटीटीपी हो जाएगा। ये होता है आपका डाई डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड। तो सैंगर ने इस सीक्वेंसिंग के मेथड के लिए इसे डाई डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड को इस्तेमाल किया था और उसके बेसिस पे उसने क्या किया? पूरे जो डीएनए का सीक्वेंस है उसे सीक्वेंसिंग किया। ठीक है। अच्छा, एक बात और बता दे रहा हूं, फ्रेडरिक सैंगर की खास बात यह है कि उसने डीएनए की भी सीक्वेंसिंग की और उसके साथ साथ बेटा उसने अमीनो एसिड की सीक्वेंसिंग भी की इन प्रोटीन। भाई प्रोटीन में भी तो अमीनो एसिड अटैच होते हैं, तो कौन सा अमीनो एसिड पहले है कौन सा बाद में होता है, इसका जो मेथड है वो इसी सैंगर ने दिया।
तो फ्रेडरिक सैंगर ने डीएनए की भी सीक्वेंसिंग का तरीका भी बताया और प्रोटीन के सीक्वेंसिंग का भी, कि किस तरीके से अमीनो एसिड उसमें होता है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या किया बेटा, हमने सबसे पहले डीएनए का ब्रेकडाउन कर लिया। ठीक है, उसके बाद हमने उसकी मल्टीपल कॉपीज बना ली बाय यूजिंग बीएसी एंड वाईएसी। उसके बाद जो मिला हमें, जो फ्रैगमेंट्स के सीक्वेंस मिले, उसकी हमने क्या किया बेटा, उसके हमने सैंगर के जरिए, फ्रेडरिक सैंगर ने जो सैंगर मेथड दिया था, सैंगर सीक्वेंसिंग मेथड, उसके जरिए से हमने सीक्वेंसिंग कर लिया सीक्वेंसिंग। अब हम क्या करेंगे, द सीक्वेंस सो ऑब्टेन्ड अरेंज बेस्ड ऑन ओवरलैपिंग रीजन विद दिम। अब जो ओवरलैपिंग रीजन्स होंगे उसके बेसिस पे, देखो मान लो मैं कहूं कि ये एक है, ये दूसरा है और ये तीसरा है, हमें इसका सीक्वेंस पता चल गया, इसका भी पता चल गया और इसका भी पता चल गया। ठीक है, अब जो उनके ओवरलैपिंग रीजन्स होंगे, मेरा कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए यहां पे ये ओवरलैपिंग रीजन है और ये ओवरलैपिंग रीजन है, यहां पे ये ओवरलैपिंग रीजन है, यहां पे, तो अब ओवरलैपिंग रीजन्स पे क्या करेंगे, जो ओवरलैपिंग रीजन्स होंगे उसके हिसाब से उसको एक सीक्वेंस में रख देंगे। रख दिया आपने। अच्छा, अब आप क्या करेंगे, अलाइनमेंट ऑफ दीज सीक्वेंसेस इज आल्सो डन ऑटोमेटिकली बाय कंप्यूटर प्रोग्राम। इसके अलाइनमेंट जो होते हैं, यानी अलाइनमेंट का मतलब होता है सीक्वेंस में रखना, एक पोजीशन में रखना। तो ये जो कैसे किया जा सकता है, ये हम कंप्यूटर प्रोग्राम के जरिए से भी कर सकते हैं। इस तरह के सॉफ्टवेयर हमारे पास डेवलप है। लास्ट में, देन दीज सीक्वेंसेस आर एनोटेटेड एंड असाइन टू ईच क्रोमोसोम। मेरा कहने का मतलब ये है, एनोटेशन का क्या मतलब होता है, एनोटेशन का मतलब होता है समझो नामकरण। जैसे मान लीजिए मुझे ये सीक्वेंस मिल गया है ना, ये सीक्वेंस मिल गया, अब मैं बता सकता हूं कि एनोटेशन का मतलब ये है कि ये मान लो ये मुझे सीक्वेंस पूरा मिल गया है ना, अब मैं कहूंगा ये जो इतना है ना, ये जीन नंबर, ये एक जीन है Z, उसको बताता है। इतना सीक्वेंस जो है, इतना सीक्वेंस, ये जो है बेटा जीन A को बताता है। ये जो सीक्वेंस है ये जीन B को बताता है। इसे ही हम लोग एनोटेशन कहते हैं, नामकरण, एनोटेशन कहते हैं। यानी पूरा सीक्वेंस मुझे पता चल गया, मुझे ये पता चल गया बेटा कि यहां पे A है, G है, C है, T है, G है, C है, A है ना, T है, C है, G है। मुझे ये तो सीक्वेंस हो गया, ये हमें सीक्वेंस पता चल गया। तो सबसे पहले तो हम लोग सीक्वेंस पता करते हैं। लेकिन जब सीक्वेंस पता हो गया तो अब हम बताएंगे कि ये यहां से यहां तक क्या है, यहां से यहां तक ये जीन है। मान लो यहां से यहां तक जो है ये बेटा लैगजेड जीन को बता रहा है। इसीलिए जैसे ही मैं क्योंकि अब ये सारी चीजें हमारे सिस्टम में मौजूद हैं, जैसे ही गूगल पे मैं पता करूंगा कि लैगजेड का क्या सीक्वेंस है, वो सीधे मुझे क्लियर कर देगा। मान लीजिए कि क्रोमोसोम नंबर 1 जो है ना, क्रोमोसोम नंबर 1 का यहां से इस न्यूक्लियोटाइड से लेके इस न्यूक्लियोटाइड के बीच में, यानी मान लो अगर मैं कहूं कि ये न्यूक्लियोटाइड इससे पहले भी है ना, मान लो न्यूक्लियोटाइड नंबर 1 से लेके न्यूक्लियोटाइड नंबर 4 के बीच में AGCT जो है, ये सीक्वेंस होता है किसका, लैगजेड का। तो ये हमने असल में एनोटेशन कहते हैं, इसे हमने एनोटेट कर दिया और फिर हर एक क्रोमोसोम पे हम एनोटेशन कर देते हैं। ठीक है बेटा, तो ये है आपका HGP, ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है। ये मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से बेटा ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड में, वो आपके ज्यादातर वही पूछा जाता है कि इसे क्यों 2 नंबर में इसे क्यों मेगा प्रोजेक्ट कहते हैं, या इसका गोल क्या था, या इसके फीचर थे। यही 3 तरह के क्वेश्चन आमतौर पर पूछे जाते हैं। ठीक है बेटा, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। ये हमारा चैप्टर अब कंप्लीट हो गया है। ये पूरा चैप्टर बेटा हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने इसके नोट्स कंप्लीट कर लिए होंगे, इसकी क्वेश्चन भी आप लोगों ने लगाया होगा, है ना। अगर नहीं लगाया है, नहीं नोट्स कंप्लीट किया है, तो अब कंप्लीट करिए और फिर क्वेश्चन भी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसके अलग अलग जो भी किताबें आपके पास मौजूद हो उससे आप लोग सॉल्व करिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।